नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। आज जीएस रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्न मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके समक्ष, और 50 प्रश्नों के साथ ही जो है यहां पर ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं ये श्रृंखला में जो है लेकर आता रहूँगा आपके समक्ष। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या एक में आपसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप ऑप्शन को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बताऊंगा, और जिससे जो है अगर आप इसका ऑडियो भी सुनेंगे तो आपको सीधे उत्तर पता चलेगा, ठीक है, और आपका माइंडसेट बिल्कुल सही होगा, है ना। तो इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाता है सी, और इसमें आपका सटीक उत्तर हो जाता है सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, ठीक है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए जो है सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को चुना गया है। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है प्रथम पायदान पर कौन रहा है। तो ये आपका रहा है कर्नाटक, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है हो जाता है आपका, वो हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पर अगर हम बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले जो है संशोधन अनुमानों के में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या थी, ठीक है। तो आपको GDP वृद्धि पूछी गई है NSO के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरे का अगर मैं बात करूं तो 4% हो जाता है यहाँ पर उत्तर आपका, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। हर किसी को पता है कि भाई जो कमला हैरिस हैं वो कौन से नंबर की हैं, 49वें नंबर की हैं, हर किसी को पता होता है, ठीक है, 49वें नंबर की हैं। हर किसी को पता होता है जो बाइडन कौन से नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, 46वें नंबर के। लेकिन यहाँ प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, देखिए कितना हट के पूछा गया है कि जो आपके जो कमला हैरिस हैं वो किस राज्य से जो है संबंधित हैं, क्योंकि भारतीय मूल की कही जाती हैं तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 जाता है स्क्रीन पर, ठीक। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रेक्षित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रेक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो आपको बताना है। देखो मैं बता दूं, ये फाल्कन 9 एक रॉकेट था, फाल्कन 9, ठीक है। इससे स्पेस एक्स के मालिक का नाम है एलन मस्क, ठीक है। तो एलन मस्क की जो है निजी अंतरिक्ष जो है कंपनी है एक, उसने जो है फाल्कन 9 के द्वारा जो है 143, ठीक है, रॉकेट उपग्रह जो है प्रक्षेपित करके कीर्तिमान बनाया था। तो पहला वाला आपका एक तो सही हो जाता है, और स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ठीक है। और स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी एजेंसी है, तो इसका जो है आपका तीनों सही हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन जो होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि तीनों सही हैं। निजी कंपनी है अमेरिका की, और इसरो के रिकॉर्ड को 104 जो रिकॉर्ड था इसरो का, ठीक है, वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाता है यहाँ पर कि जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका 2 और 3 सही हो जाता है, यानी कि उत्तर आपका बी सही हो जाता है, यहाँ पर 6 का बी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया है, इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रचलन में हैं आजकल और काफ़ी बड़े इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं, है ना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है यहाँ पर प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। एक तो ये वाला सही हो जाएगा, और संसद के अधिनियम से इस केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संसाधन घोषित, यानी कि आपका बी वाला सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका बी वाला सही हो जाता है, जिसमें 2 और 3 ऑप्शन दोनों फंस जाते हैं। ठीक है, 7 का बी। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है, सरकार ने मातृभाषा की तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसके हैं अमित खरे अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है? अमित खरे। ठीक, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आपके अमित खरे। सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइज़ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 5 आइज़ की यहाँ पर बात होती है। किसकी? 5 आइज़ की बात हो रही है। तो 5 आइज़ क्या है? ठीक है, ये 5 देशों का जो है एक जासूसी संगठन है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 5 आइज़ जो कंट्रीज़ हैं, इनके नाम पहले मैं बता देता हूँ। इसमें जो है आपकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, A फॉर अमेरिका हो जाती है आपकी, A फॉर ऑस्ट्रेलिया होता है, B फॉर ब्रिटेन होता है, C फॉर कनाडा होता है, और N फॉर न्यूजीलैंड होता है। तो A, B, C और N। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। 5 आइज़ कंट्री हैं ये, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है, A, B, C। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि इनके संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में कौन सा सही है? इस संगठन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना है, बिल्कुल बात सही है। उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को देना, बिल्कुल बात सही है, पहला। और भारत और जापान 5 आइज़, ये दूसरा वाला तो सही नहीं है, भारत नहीं है इसका। ठीक है, 5 आइज़ की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 जिसमें हैं, नहीं, पहला और तीसरा जिसमें है वो सही है, यानी कि आपका सी वाला सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका पहला और तीसरा सही हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति और विश्व जो है विकास के लिए कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ये प्रश्न संख्या 10 है और इसका हो जाएगा आपका 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, दस नवंबर। नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये जीवक थे। ठीक, आपको याद रखना है जीवक। ठीक, प्रश्न संख्या 11 और 11 का आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर जीवक। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है योग दर्शन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ये महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी किस वर्ष जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका प्रश्न संख्या 13। ठीक है, तो ये कब हुआ था बताइए? ये हुआ था 1191 में। ठीक, 1191 इसका सही उत्तर होगा। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो ये आपको याद रखना है, लंगर की परंपरा किसने जो है शुरू की थी? तो लंगर की परंपरा को जो है शुरू किया था गुरु नानक ने, और इसे जो है आगे किसने बढ़ाया? इस पे गुरु अंगद ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लंगर की जो परंपरा है इसे गुरु नानक ने शुरू किया था। ठीक है, और गुरु अंगद का दूसरा नाम है गुरु लहना। ठीक है,
इन्हें इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया था, लंगर व्यवस्था को। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? ठीक है, तो ये अजमेर के किले में मिला था, ये आपको याद रखना है, अजमेर के किले में। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का आपका उत्तर हो जाता है 20 मई 1498 को जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत के समुद्री मार्ग की, यानी कि 16 में आपका हो जाता है सी। ठीक है, 1498। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 17 में मैं थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ उसका, कि भाई 1872 में जो ये जनगणना हुई थी, 1872 लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। और नियमित कब होने लगी दशकीय जनगणना? तो दशकीय जनगणना हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2011 की जो जनगणना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 2011 की जो जनगणना है, ये 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना है, ठीक है। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपको ये इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सैयद अहमद खान ने, ठीक है। सैयद अहमद खान ने जो है 1875 में, ठीक, मोहम्मदगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था, और बाद में ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बन गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका ए। ठीक, नेक्स्ट है, गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये आपको बताना है 12 मार्च 1930। ये हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। 19 का बी हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र नहीं था, ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं था। 20 का सी हो जाता है आपका उत्तर यहाँ पर। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, ठीक है। तो ये आपका 21, प्रश्न संख्या 21 और 21 का आपका उत्तर हो जाता है 8 डिग्री से 4 और 37 से 6, ठीक है। 8 डिग्री से 4 और 37 से 6 हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है। 22 में आपसे पूछा गया है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। और ये कहाँ है? अनाईमुड़ी आपकी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी अनाईमुड़ी, ये केरल में है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जिला इडुक्की है, ठीक है, जहाँ ये स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 23 में, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो कोयना नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, बाकी सभी मिलती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है, ठीक है। और कोयना नदी क्या है? ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर क्या बन जाती है? सतारा जिले के कराड़ शहर में कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंडक सिंचाई जो है परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का है। इसका बी आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 24, ठीक है। तो ये गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश से जो है संयुक्त परियोजना है, और जिसका लाभ 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है, ठीक है।
इसमें 4 नहरें तथा 1 शक्ति गृह नेपाल को उपहार में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 में आपसे कहा गया है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हार्टिकल्चर। ठीक, अगर ये मिक्स करके पूछा गया है आपसे सब्जी, फल, फूल, तो ये हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और अलग पूछा है तो देखो मैं बता दूं, और वेरीकल्चर, ठीक, पिसीकल्चर और वर्मीकल्चर। पिसीकल्चर आपका हो जाता है ये मत्स्य पालन से। ठीक है, पिसीकल्चर आपका हो जाता है मछली पालन से। ठीक है, और वर्मीकल्चर हो जाता है आपका केंचुआ। ठीक है, और वेरीकल्चर किससे संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोयम्बटूर को दक्षिण का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो दक्षिण का मानचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसके पास जो है कपास उद्योग के कारण। ठीक है, उत्तर बी आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 26। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है, बताइए। तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 हैं। ठीक है, अगर मैं 28 के उत्तर की बात करूं तो ये 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में हैं? ठीक है, तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। ठीक है, क्या जोड़ा गया? ठीक है, मूल कर्तव्य को। ठीक है, 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जो है द्वारा 11 हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें प्रत्येक माता पिता जो है अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर, यानी कि जो शिक्षा वाला जो था, शिक्षा का जो अवसर, उसे क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दी। शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, किसके अनुसार बना दिया? 86वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, तब ये 11 हो गए। प्रश्न संख्या मैं बात कर लेता हूँ 29 की, यानी कि 29। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है क्या करता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। महाभियोग अगर आपसे पूछा जाए तो महाभियोग के लिए जो अनुच्छेद होता है वो 61 होता है, अनुच्छेद। ठीक है, 61, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 30। भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या 50 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष के लिए सेवारत होना चाहिए? ठीक है, मतलब अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो हाई कोर्ट में कितने समय की सीमा जो है, कितने वर्ष वो सेवा कर चुका होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष कम से कम जो है हाई कोर्ट में वो अपनी सर्विस दे चुका हो, तभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा। ये प्रक्रिया रहती है। प्रश्न संख्या ये जो है 31 है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की जो है उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो ये आपको बताना है भाई। ठीक, तो 32 का आपका आंसर हो जाता है कि 1989 का 61वां जो संविधान संशोधन था। ठीक है, 1961 में क्या किया गया था? संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा? 61वां, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो है 21 से घटाकर 18 साल कर दी जाए किसकी? वोट डालने की, यानी कि मतदान करने की जो है आयु सीमा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं?
तो MS स्वामीनाथन भारत में हो जाते हैं और नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं विश्व के। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 में आपसे पूछा गया 1 रुपये के नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर होते हैं, तो ये होते हैं वित्त सचिव के। ठीक है, केवल 1 रुपये की करेंसी पर ही वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सभी करेंसी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या थी? ठीक है, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 30 से 35%। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 में आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होता है वियना में, आपका उत्तर हो जाता है सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से जो है गठित होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 का आपका उत्तर हो जाता है बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 में आपसे पूछा गया है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? ठीक है, तो वृक्षों की संख्या से मतलब नहीं होता है जलवायु को जानने के लिए। जलवायु में योगदान तो होता है वृक्षों की संख्या का, लेकिन जलवायु को जानने के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एराविकुलम गांधी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो एराविकुलम कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक, तो आपका हो जाता है 39 का आपका सी। ठीक है, एराविकुलम कहाँ है? केरल में है। ठीक, और एराविकुलम जो है आपका मैं बता दूं ये 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और आपको ये याद रखना है इसके बारे में। और दुर्लभ प्रकार की जो है तितलियाँ, जानवर और पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 में आपसे पूछा गया किसी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस GHC क्या है? ठीक है, तो GHC क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये GHC है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है GHC। ठीक है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपकी कार्य हो जाती है अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि आपकी हो जाती है कार्य, बाकी सब आपकी सदिश राशि हो जाती हैं। तो वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया आपका चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। ठीक है, बाकी जितने ऑप्शन में दी हुई हैं वो सदिश हैं। बाकी स्वस्थ मनुष्य का ताप क्रम कितना होता है? ठीक है, यहाँ आपसे सेंटीग्रेड में पूछा गया तो सेंटीग्रेड में आपको बताना है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो उस हिसाब से होता। ठीक है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और 36.9 ये होता है सेंटीग्रेड, अनसेंटीग्रेड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 36.9 अनसेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 36.9 यानी कि लगभग हो गया आपका 37। ठीक, और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 43 में आपसे पूछा गया है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो ये गलनांक कहलाता है ना। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ ठीक है पिघल के जो है पानी बन जाता है तो वो गल जाता है। ठीक है, गलनांक। इस तरीके से आप याद कर लें। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 में आपसे पूछा गया अंगूर की खेती को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर आपका होता है अंगूर की खेती। ठीक, और पिसीकल्चर आपका हो जाता है मछली पालन से, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको। ठीक है, हार्टिकल्चर आपका हो जाता है बागवानी से संबंधित, लेकिन इसमें अगर आप जो है साग सब्जी फूल पत्ती इंक्लूड है तो हार्टिकल्चर हो जाएगा। और सेरीकल्चर आपका हो जाता है कपास रेशम कीट से संबंधित। ठीक है, ये आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 46 में आपसे पूछा गया है कौन सा एक जो है विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी होता है जल में घुलनशील, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और बसा में घुलनशील की अगर मैं बात करूं तो जो बसा में घुलते हैं वो आपके होते हैं ए, डी और ई और के, ये तो घुलते हैं बसा में, ठीक। और जल में बी और सी, बी और सी जल में, ठीक। जल में घुलते हैं विटामिन बी और सी और बसा में घुलते हैं आपके, ठीक है, ए, डी, ई और के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47 यानी कि फोर्थ लास्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है आपका डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कूट इनकम को कहा जाता है HPENOG, तो सेविंग को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर RCXHPI, ठीक है, ये आप निकाल लेंगे इसे। इसमें क्या हो रहा है? -1 + 2 ठीक है, ऐसी -1 + 2 + 2। आपको क्या करना है? जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको नंबरिंग कर देना है। आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। इजटी होता है 5, 10, 15 नंबर पे O होता है और 20 नंबर पे आपका T होता है, 25 पर ये होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 49। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार को 3 दिन पहले क्या होता है? दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पूछा गया है। फिर जो महीने की 19 तारीख को क्या हुआ, ठीक है। तो शुक्रवार है और 7 तारीख है, ठीक है। तो उससे पहले का जो दिन हो जाता है वो हो जाता है आपका मंगलवार, ठीक है, मंगलवार हो जाता है। और मंगलवार से 7 तारीख को यानी आपका मंगलवार है, ठीक है। अब आपसे 19 तारीख को पूछा गया है, ठीक। तो अब आसान हो जाएगा आपको निकालना, ठीक है। तो आपका क्या है? देखिए 7 का दिन शुक्रवार, 7 तारीख का आपका दिन है शुक्रवार, ठीक है। तो 3 दिन उसमें से माइनस कर दीजिए पहले तो, ठीक है। शुक्रवार से अगर हम 3 दिन पहले जाएंगे तो मंगलवार आएगा। तो मंगलवार की तारीख क्या हो जाएगी आपकी? मंगलवार की तारीख क्या हो जाएगी? 4 तारीख हो जाएगी, ठीक है। अब 4 में कितना हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 14 और 5 19, ठीक है। तो 14 + 5, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो रविवार आएगा, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा आपका रविवार। और आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए कथन को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है, ठीक है। भारतीय सिनेमा में बदले दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों, ठीक है, कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं, ठीक है। निष्कर्ष कहता है कि सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की जो है फिल्में अत्यंत सफल रहीं। बड़े सितारों कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें हम जो है कम से कम लेते हैं इस तरीके की चीज़ों में, ठीक है। तो ये था आज का सेशन और कैसा लगा आपको ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कुछ थे 50 जीएस के क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग और करंट अफेयर भी मिक्स थी, ठीक है। तो इसी तरीके के लेटेस्ट क्वेश्चन जो है मैं लाता रहूँगा जो आपके DSSB यानी कि दिल्ली आयोग और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो जूनियर का हो, ठीक है, LT आने वाला है उसका हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी हो, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हिंदी के भी प्रश्नोत्तर मैं जो है जल्दी से जल्दी आपको कराता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कोई भी यदि कमी या सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये थे 50 प्रश्न। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।